या आर्ट, और क्यों ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कहा जाता है इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में। इस क्लास को बहुत डेप्थ में बिल्कुल नए तरीके से समझाने वाली हूँ, तैयार रहिए। आज की क्लास में बहुत सारी नई नई बातें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। एक्चुअली मैनेजमेंट के जब हम अलग अलग फीचर्स पढ़ते हैं तो मैंने आपको एक फीचर बताया था कि मैनेजमेंट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो अब ये मुद्दा हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो गया कि ये साइंस और आर्ट का अगर कॉम्बिनेशन है तो केवल ये साइंस या केवल आर्ट क्यों नहीं और क्यों ये कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी हो गया है कि इन्हें दोनों अलग अलग तरीके से समझा जाए। पहले ये समझा जाए कि साइंस क्या है, ये मैं भी बताने वाली हूँ, और साइंस अगर ये है तो मैनेजमेंट साइंस क्यों है ये समझा जाए। इन्हें मैंने अलग अलग हेड्स में आपको समझाने वाली हूँ। दूसरी चीज हम कवर करेंगे ये कला क्या होती है, और कला अगर ये होती है तो मैनेजमेंट कला क्यों है। रिलेवेंसी इसको देखना पड़ेगा, इसकी एनालॉजी क्या कहती है ये हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करती हूँ। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय, स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या है। विज्ञान को अगर हिंदी में ये शब्द पे ध्यान दोगे तो वी प्लस ज्ञान है, यानी ज्ञान का एक विशिष्टता। वी का मतलब होता है विशिष्टता, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो क्या है साइंस, जरा देखिएगा। अ बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप्ड सिस्टमैटिकली, यानी बहुत ही व्यवस्थित रूप से जो चीज विकसित की जाए, ऐसी नॉलेज की जो शक्ति है या बॉडी है वो है साइंस। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम जिसको बहुत ध्यान से देखते हैं और उसके बारे में अपना एक रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। साइंस ये है, और मेजरमेंट पर बेस्ड है, यानी हम किसी भी बात को ऐसे ही यूं ही अपने अंदाजे से काम नहीं करते, हर चीज का एक परिमाण होता है। आगे की बात करते हैं। ऑल द डेटा इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। प्रयोग किए जाते हैं, नित्य प्रयोग किए जाते हैं, और उन प्रयोग से अलग अलग रिजल्ट निकाल के लास्ट में एक कंक्लूडिव थ्योरी डेवलप की जाती है। ये साइंस होती है। और किस चीज का एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, डेटा का, यानी आंकड़ों का, यानी तथ्यों का, फैक्ट्स और डेटास का। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सारी चीजें जब कहते हैं तो हम ये कहते हैं ऐसे ज्ञान की बॉडी को हम साइंस कहते हैं। अभी मैं केवल आपको ये बता रही हूँ साइंस क्या है। आगे की बात सुनो, साइंस इतनी नहीं है, साइंस बहुत कुछ है। इट इज अ वेरीफाइड थ्रू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताती हूँ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप या रीजन रिजल्ट रिलेशनशिप। इसको आर ऑफ आर एंड आर भी कहा जाता है, इसे कॉज इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है हर एक चीज का जो परिणाम आता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट का मतलब कारण अगर है तो उसका कोई परिणाम भी होगा, और अगर परिणाम हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई इसके रीजंस, इसके फैक्टर्स या इसके फीचर्स काम कर रहे थे। तो इसे कॉज इफेक्ट थ्योरी भी कहते हैं, रीजन रिजल्ट थ्योरी भी कहते हैं। ये रिलेशनशिप को बताती है इन दोनों के बीच की। तो जो साइंस है वो वेरीफाइड की जाती है, यानी सत्यापित की जाती है। देखो साइंस में कोई भी चीज अंदाजे पे नहीं होती, ये होती है वेरिफिकेशन पे बेस्ड। तो इसमें वेरिफिकेशन किसके थ्रू होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे, यानी वो संबंध ढूंढा जाता है कि आज अगर इस चीज का ये परिणाम नजर आया है तो इसके पीछे क्या कारण थे, या अगर ये कारण रहे हैं तो इसका परिणाम ये होगा ही होगा। इसे कहते हैं कॉज इफेक्ट थ्योरी या रीजन एंड रिलेशनशिप, रीजन एंड रिजल्ट रिलेशनशिप, राइट। अब एक और बात, तो साइंस अगर ये बात हो गई तो एक और चीज है, इट हैव प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड लॉज। साइंस के अपने नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके अपने सिद्धांत होते हैं। साइंस ऐसे ही नहीं होती। साइंस में सब कुछ एक रिजिड फॉर्म में होता है, हर चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, H2O यानी वाटर का साइंटिफिक फॉर्मूला अगर हम पूछा जाए तो क्या आप जापान में हुए, अमेरिका में हुए, इंडिया में हुए, या किसी वर्ल्ड के किसी भी देश में किसी भी समय पर हुए, क्या आप वाटर का फॉर्मूला चेंज कर देंगे?
नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वाटर का फॉर्मूला H2O ही होता है, तो यही होगा। साइंस ये कहती है कि हमारी केमिस्ट्री ने कहा है कि H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके ही वाटर को कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर ये चीज है तो इसके अपने प्रिंसिपल्स है, अपनी थ्योरी है और अपने लॉ है। ये तो बात पूरी हुई, साइंस ये है, राइट। अब साइंस ये है तो एनालॉजी क्या कहती है, यानी मैनेजमेंट में साइंस इस तरह से कैसे सेट बैठ रही है। अगर साइंस ये है तो मैनेजमेंट में हम यही चीजें फॉलो करते हैं क्या, जरा इसको देखते हैं। देखो मैनेजमेंट की अब बात करते हैं। मैनेजमेंट इज अ नॉलेज जो कि डेवलप की जाती है। हमेशा मैनेजमेंट जो है वो ऐसी नॉलेज है जिसमें एक विकास होता है, विकसित की जाती है। और वो विकसित किससे की जाती है, उसके अपने सिस्टम होते हैं, यानी अपना एक तंत्र होता है। वो तंत्र, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है, फंक्शनल सिस्टम होता है, हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है। तो इसका मतलब जैसे साइंस में चीजें सिस्टमैटिक है, बिल्कुल ऐसे ही मैनेजमेंट में भी सिस्टम से काम होता है। हम जैसे अगर अपने आप को एक एग्जांपल लें तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, हमारे यहाँ पे भी तो 7 सिस्टम्स है ना, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम कह लो, एक्सक्रीशन सिस्टम कह लो, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कह लो, नर्वस सिस्टम कह लो, ये सारी चीजें भी तो सिस्टम से ही चल रही हैं। अगर ये सिस्टम में जरा भी डिस्टरबेंस होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही साइंस अगर सिस्टम पर बेस्ड है तो मैनेजमेंट में भी सिस्टम है। दूसरी बात करते हैं, इसमें जो भी रिजल्ट निकाले जाते हैं उसमें डेटा एनालिसिस किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस का जो मेजर रीजन है या जो की है वो उनका R&D सेक्शन ही तो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, जहां पे नित्य नए प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रयोग से रिजल्ट निकाले जाते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए उस डेटा का एनालिसिस किया जाता है। फर्स्टली डेटा को गैदर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उससे रिसर्च रिपोर्ट वगैरह बनती है, उसका एनालिसिस होता है, तब कहीं जाकर के उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। तो रिजल्ट भी निकलते हैं। तो ये जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है या मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डाटा होता है, तो यही सब तो मैनेजमेंट में भी होता है। अगर साइंस में ऐसा होता है तो यही सब हम साइंस का मैनेजमेंट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट साइंस है, राइट। आगे की बात सुनो, अब एक्चुअल रियलिटी की बात करते हैं। ये साइंस क्या है पढ़ लिया, साइंस में मैनेजमेंट कैसे सिस्टम से चल रहा है या उसमें बात करता है साइंस की, वो भी समझ लिया। अब वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है मैनेजमेंट एक्चुअली डेवलपिंग साइंस है। अब ये डेवलपिंग साइंस क्या होता है, साइंस तो साइंस ही होता है ना, डेवलपिंग साइंस क्या होता है इसको समझो। देखो एक्चुअली साइंस दो तरह की होती है, एक होती है प्योर साइंस और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। प्योर साइंस तो बेस्ड होती है रिजिड प्रिंसिपल्स पर, लॉस पर, सिस्टम पर, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वाटर का फॉर्मूला, तो वो हमारा जो केमिस्ट्री है वो कहता है। फिजिक्स अगर एनर्जी के बारे में कोई बात कहता है तो बिल्कुल कहता है, फोर्स के बारे में, टाइम के बारे में जो बात कहता है वो कहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, वो तो होती है प्योर साइंस। पर क्योंकि मैनेजमेंट में प्योर साइंस नहीं अप्लाई होती, वहां पे सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं। हर बार कुछ नई बात है, हर बार कोई नई प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से सॉल्यूशंस देखे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्योर साइंस नहीं है, रीजन रिजल्ट होते हैं लेकिन प्योर साइंस नहीं, एब्स्ट्रैक्ट साइंस में होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट साइंस का मतलब होता है हर वो साइंस, बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें सिचुएशनल बेस्ड या बिहेवियरल साइंस की बात होती है। व्यवहारात्मक विज्ञान की बात करता है, ये बात करता है स्थिति बेस्ड पे, राइट। तो इसलिए कह सकते हैं ये प्योर साइंस नहीं है। आपने देखा होगा मैंने क्रॉस लगाया है। साइंस दो तरह की होती है, पर मैनेजमेंट में साइंस चलती है, प्योर साइंस नहीं चलती, एब्स्ट्रैक्ट साइंस चलती है। ये बात समझ में आ गई। अब जरा अगर ये बात समझ में आ गई, रियलिटी भी समझ में आ गई, तो जरा कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट और साइंस में क्या कॉमन फैक्टर्स है, देखो इस क्लास में अभी आपको साइंस को समझने के बाद, मैनेजमेंट को अलग से समझने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। जरा ध्यान देना, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर होता है इसमें। जैसे साइंस में एक सिस्टम होता है, बिल्कुल ऐसे ही मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है। ये यूनिवर्सल वैलिडिटी लिए हुए है। क्या मैनेजमेंट को आप यूनिवर्सल नहीं मानते, जहां जहां इंसान है वहां वहां मैनेजमेंट है, तो इसका मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल फॉर्म में है। तो इसका मतलब साइंस और मैनेजमेंट में एक कॉमन फैक्टर ये भी है। और इसमें जितना भी काम होता है वो सब एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, प्रयोग के ऊपर आधारित होता है। तो ये सारी चीज को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है, यस मैनेजमेंट इज अ साइंस। क्यों है, इसका आंसर यहां से समझ में आता है।
अगर ये बात समझ में आ गई तो इसकी मतलब है हमारे को इस टॉपिक का आधा टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। अब जरा आगे बात करते हैं, व्हाट इज एन आर्ट। विज्ञान के बाद अब बात करते हैं कला क्या होती है। अब कला क्या होती है, सबसे पहले समझ लो, ये एक एबिलिटी होती है। ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है। इट टोटली वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये वो एबिलिटी होती है टू यूज इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स टू गेटिंग डिजायर्ड गोल्स। अगर मुझे मेरे मन चाहे परिणाम चाहिए तो मेरे पास जो भी उपलब्ध सूचना है, उपलब्ध सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं, और जो मेरे पास अपनी योग्यता है या कौशल है या निपुणता है, उसको मैं यूज करते हुए कैसे मैं अपने चाहे गए परिणामों को प्राप्त करूं, ये मेरा आर्ट है। हर एक आर्टिस्ट का अपना आर्ट होता है। आप इसे कॉपी नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकते। उससे आप सीख सकते हो लेकिन आप चुरा नहीं सकते। तो आर्ट में क्या होता है कि हम अपनी अपनी योग्यताओं को, अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिटी को यूज करते हैं अवेलेबिलिटी के साथ में और अपने गोल्स को एक्वायर करते हैं। इसमें यूनिक सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं विद क्रिएटिविटी। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। इसी वजह से उसकी इमेजिनरी और क्रिएटिविटी की वजह से हर एक प्रॉब्लम के हजारों सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आज अगर एक प्रॉब्लम के लिए एक व्यक्ति 10 बार सोचता है तो वो मोर देन 10 टाइम्स उसके रिजल्ट निकाल सकता है, उससे सॉल्यूशंस ले सकता है। तो अगर एक व्यक्ति 10 से ज्यादा उसके रिजल्ट और सॉल्यूशंस निकाल सकता है, तो सोचो एक व्यक्ति से ज्यादा लोग अगर उसी प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो कितने सारे रिजल्ट्स और सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है, सॉल्यूशंस मैनी टाइम्स है। अब अगर एनालॉजी की बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्यों आर्ट है, तो जरा देखो, नो प्री डिफाइंड सॉल्यूशंस टू बिजनेस प्रॉब्लम। जितनी भी व्यवसाय में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप पहले से तय नहीं कर सकते कि इसका क्या किया जाएगा। ये तो जिस समय जो होगा उसी समय, उस समय जो आपका माइंडसेट या आपकी जो परिस्थितियां और योग्यता कहती है वही सॉल्यूशन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। पहले कभी सोचा नहीं था सब कुछ बंद हो जाएगा। 2-2.5 साल के लिए इतना एबनॉर्मल सिचुएशंस हमने फेस किया है, सोच नहीं सकते थे जिंदगी में कभी भी, और उसमें से निकल के बाहर आए हैं, उस सॉल्यूशंस को भी लेके आए हैं। अब जिस समय कोविड हुआ था, सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, सब कुछ बंद है, आप घर में पैक हो गए हो और इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि छूना, सांस लेना भी समस्या हो गया था। तो ऐसे में भी तो सॉल्यूशंस निकले थे ना, वो सॉल्यूशंस सारे क्रिएटिविटी थे। क्रिएटिव सॉल्यूशन से इसका मतलब ये कोई भी प्री डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं होते। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है और उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हम पहले नहीं सोच सकते। जिस समय प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन उसी समय सोचा जाता है, इसलिए भी है आर्ट कहा जाता है। इसके 100 ऑफ वेज हो सकते हैं टू बिल्ड न्यू प्रोसेसेस। एक नया प्रक्रिया डेवलप करने के लिए इसके 100 टाइम्स वेज हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि मैनेजमेंट इस तरह से इसमें कला की मुद्दा आता है। अब जरा रियलिटी की बात करते हैं। फैक्ट है कि इसके जो प्रिंसिपल्स या थ्योरीज जो मैनेजमेंट होते हैं उनमें अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। एक आर्टिस्ट की भी अपनी एक थ्योरी होती है। आपने देखा होगा फाउंडेशन कोर्स या फंडामेंटल्स इसको अपन कहते हैं, चाहे आप फाइन आर्ट ही लो, ड्राइंग ही लो, म्यूजिक ही करो, जिसमें आपकी पर्सनल स्किल्स काम करती है, पर उसके भी तो कुछ ग्रामेटिकल बेस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज लर्न्ड। सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो आपने सीखा है उसको सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं। एज पर द सिचुएशन, एज पर द स्किल्स ऑफ योरसेल्फ हम उसमें मॉडिफिकेशन या मॉड्यूलेशन करते हैं, और नीड नेसेसरी मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सॉल्यूशन। किसी भी रियल लाइफ सॉल्यूशन के लिए हम उसमें मॉडिफिकेशन करते ही, और ये मॉडिफिकेशन हमारी पर्सनल स्किल्स पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज जब समझ में आ गई तो अब हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट की रियलिटी ये है, आर्ट ये होता है। अब कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें प्रायर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, कोई ना कोई चीज, कोई बेस, फंडामेंटल फाउंडेशंस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट में भी होते हैं। और पर्सनलाइज्ड अप्रोच होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक दृष्टिकोण व्यू होता है, वो इसमें भी होता है। इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का भंडार है, सागर है, महासागर है। बिल्कुल ऐसे ही मैनेजमेंट में भी हर एक चीज का हजारों सॉल्यूशन है। तो आर्ट क्या है और मैनेजमेंट क्या है, इस सब का अगर हमने कॉमन फैक्टर समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। एक्चुअली हम इसे अगर निष्कर्ष रूप में या सारांश रूप में जाने तो क्या है मैनेजमेंट, तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअली मैनेजमेंट इज बोथ।
ये तो दोनों है, ये तो साइंस भी है, ये तो आर्ट भी है, तो हम ये कह सकते हैं ये तो साइंस भी है ना आर्ट भी है। इसका मतलब इट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। अगर साइंस की बात करोगे तो केवल एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट प्योर साइंस, और आर्ट की बात करोगे तो जो आर्ट में होता है वही तो मैनेजमेंट में होता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो ये क्लास समझ में आ जाती है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मेरी बात आपको अपने दिमाग में भी बैठ गई होगी। आपको ये शॉर्ट नोट में आता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसको जरूर अटेंड करना चाहिए और इसमें भी अपनी क्रिएटिविटी डाल देनी चाहिए कि इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे या प्रेजेंट करेंगे। हर एक व्यक्ति का आंसर लिखने का स्टाइल अपना अपना होता है। कहने को मैटर तो सबका कंटेंट तो सेम होता है, लेकिन द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इज टोटली डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारे आने वाली है उसका एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन? क्या प्रबंध एक पेशा है? तो पेशा क्या होता है, प्रबंध पेशा क्यों है या नहीं है, इसकी बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। Thank you and keep watching my videos regularly. Thank you.